नमस्कार साथियों, यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स हिंदी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। संपादकीय समीक्षा के एक नए अंक के साथ हम हाजिर हैं और आज की जो संपादकीय समीक्षा है वो है डिलेमाज ऑफ इंडियाज़ ग्रेट पावर एम्बिशंस, यानी कि भारत नए वैश्विक स्वरूप में अपने आप को दुनिया में कहीं देखता है, किसी पोजीशन पर देखता है तो उसके बहुत सारे डिलेमाज हैं, विरोधाभास हैं। एक तरफ भारत आगे बढ़ना चाहता है लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो उसको पीछे खींच रही हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें भारत पीछे है लेकिन उसका लाभ लेकर के भारत दुनिया में अपनी छवि चमकाने का काम कर रहा है। तो भारत वैश्विक जगत में अपने आप को जैसे जैसे आगे बढ़ा रहा है, कुछ विरोधाभास हैं। उन विरोधाभासों की बात करेंगे, उनसे उपजने वाले क्वेश्चनों की बात करेंगे। इस एडिटोरियल से बेसिकली हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें मेजर है कि भारत की शक्ति का स्वरूप क्या है। कुछ कहते हैं कि अति राष्ट्रवादी है, हाइपर नेशनलिस्टिक है, यानी कि सिर्फ राष्ट्रवाद के नाम पर, और कुछ ऐसी ताकतों को आगे लेकर के जो या तो बहुत ज़्यादा कैपिटलिस्टिक है या भारत के स्वरूप के लिए खतरनाक हैं, जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी प्रियम्बल में जो शब्द दिए गए हैं उनके अनुसार नहीं, यानी कि धर्मनिरपेक्ष नहीं है या समाजवादी नहीं है, इस तरीके की चीज़ें। दूसरे जो हैं, दूसरा जो पक्ष है वो कहता है कि भारत व्यवहारवादी है, प्रैग्मेटिक है, यानी कि भारत के पास कुछ समस्याएं हैं, भारत के पास उन समस्याओं का कोई समाधान है और ऐसा करने से, समाधान फाइंड आउट करने से भारत अपने आप को प्रगति को प्राप्त कर लेगा। दो अप्रोचेज हैं भारत की प्रगति में जो इस आर्टिकल में डिस्कशन की गई हैं। हम उसका स्वरूप डिस्कस कर रहे हैं इस आर्टिकल का भी। तो भारत की वैश्विक भूमिका क्या है उस पर इसमें डिस्कशन किया गया है, उसका इतिहास देखेंगे और वर्तमान परिदृश्य क्या है इस आर्टिकल में, कि भारत ने कहाँ से शुरुआत की, भारत की जियोपॉलिटिक्स कहाँ से शुरू होती है, भारत कहाँ स्टैंड करता था, आज भारत कहाँ आ गया है, ये सारी बातें देखेंगे। उसके बाद आंकड़ों से पुष्टि करेंगे कि क्या जो हम कह रहे हैं वो धरातल पर भी लागू है। अगर हम कहें कि आज से लेट्स अज्यूम कि 30 साल पहले भारत एक कमज़ोर राष्ट्र था तो उसकी आंकड़ों से पुष्टि करेंगे, और आज हम कहें कि भारत एम्बिशियस है आगे बढ़ने के लिए लेकिन भारत के पास वो रिसोर्सेज नहीं है कि वो आगे बढ़ पाए, तो दोनों चीज़ों की हम आंकड़ों से पुष्टि करेंगे, देखेंगे इसी एडिटोरियल में। फिर दोनों स्वरूप है, उनका आधार क्या है, वैचारिक आधार क्या है। जो लोग कहते हैं, हाइपर नेशनलिस्टिक लोग जो कहते हैं कि भारत को आगे बढ़ना चाहिए और अपने आप को असर्ट करना चाहिए जियोपॉलिटिकली, और जो लोग कहते हैं कि पहले भारत को अपनी जो कमज़ोरियां हैं उन पर काम करना चाहिए, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपनी छवि चमकाने का काम करना चाहिए। तो जो ये दोनों नैरेटिव्स हैं, इन नैरेटिव्स में आंकड़ों से पुष्टि करने के बाद वैचारिक आधार क्या होगा कि जो हम कह रहे हैं वो सही है आंकड़ों की नज़र से, लेकिन क्या विचारात्मक स्तर पर भी वो उतना ही सही ठहरता है। उसके बाद भारत की जो शक्ति है उसके दुष्परिणाम क्या होंगे। जब भारत वैश्विक शक्ति बन जाएगा तो उससे खराब नतीजे जो निकलेंगे वो क्या होंगे, प्लस कहानी का दूसरा पक्ष क्या है। क्या भारत उतना कमज़ोर है जितना दिखता है, या क्या भारत उतना पावरफुल है, उतना मजबूत है जितना हम सोचते हैं कि भारत है। क्या भारत की अंतर्राष्ट्रीय जगत में छवि वैसी है जैसा भारत अपने आप को सोचता है कि उसकी है, ये प्रश्न रहेगा। फिर सही अप्रोच क्या होगी, हम कहाँ ठहरें। तो कुल कहने का मतलब ये कि आज की जो संपादकीय समीक्षा है उससे हम दो क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे। एक तो हम पूरी कहानी समझेंगे कि भारत 1991 से, जब भारत की स्थिति बहुत ख़राब थी, तब से लेकर के आज तक भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि कितनी सुधरी है, कितनी बनी है, कितनी अच्छी हुई है। एक तो ये कहानी। दूसरा जो इस एडिटोरियल में हम जिस प्रश्न को टैकल करेंगे वो ये होगा कि क्या भारत की अप्रोच होनी चाहिए अंतर्राष्ट्रीय जगत में, और कौन सी अप्रोच पर भारत को काम करना चाहिए। अति राष्ट्रवादी अप्रोच पर, कि आजकल जैसा चल रहा है, आजकल जो हमारी जैसे फॉरेन पॉलिसी बहुत एग्रेसिव है, जिसे जो कुछ सीनियर मेंबर्स हैं पार्लियामेंट में भी और जिन्होंने शायद बहुत अच्छे स्तर पर काम किया है देश के लिए, वो कहते हैं कि थोड़ा सा कूल डाउन होने की ज़रूरत है हमें। हमारी फॉरेन पॉलिसी है जो ज़्यादा एग्रेसिव हो रही है, वी आर बिकमिंग अ वेरी एग्रेसिव नेशन अगर बात करें तो क्या हमें अति राष्ट्रवादी, हाइपर नेशनलिस्टिक और एग्रेसिव होने की ज़रूरत है, या हमें प्रैग्मेटिक होने की ज़रूरत है। भारत की जो विरोधाभास है, भारत की जो गरीबी है, जो भारत की अर्थव्यवस्था है, उसके सोशियो पॉलिटिकल कल्चरल जो एस्पेक्ट्स हैं उनको साथ लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। पहले भारत के अंदर की समस्याओं को सुलझाएं, फिर अपने लिए एक अंतर्राष्ट्रीय जगत में या अंतर्राष्ट्रीय समाज में कोई जगह तलाश करें। इन दो क्वेश्चंस को हम एड्रेस करेंगे। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन होने वाला है जिससे हम अपने एडिटोरियल से आंसर निकालने का प्रयास करेंगे। तो आप इसको अंतर्राष्ट्रीय संबंध आईआर के सेक्शन के अंतर्गत ले सकते हैं। इसके अलावा आप इसको सोसाइटी के पार्ट में भी ले सकते हैं, है ना। हम इस आर्टिकल में कुछ बात करेंगे सोसाइटी की, तो सोसाइटी के सेक्शन में आप इसको रख सकते हैं। इसके अलावा इन यही दो मेजर सेक्शंस हैं। उसके अलावा आपको जहाँ दिखे, आप जैसे एस्से में इसका प्रयोग कर सकते हैं कहीं ना कहीं।
हम बात करेंगे। तो जो अप्रोचेज़ होती हैं कई बार आपसे पूछ ली जाती हैं, अमूर्त विषयों में तो नहीं आएंगे, लेकिन कहीं आपको ऐसा एस्से मिले। हालांकि ये परंपरा धीरे धीरे यूपीएससी की खत्म हो रही है कि स्टैटिक पार्ट पर बेस्ड जो एस्सेज आते थे वो कम हो रहे हैं, बट स्टिल अगर आप इस कहानी को कहीं यूज़ कर पाएँ कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी की यात्रा है वो कैसे बदली है और इस रेजीम में भारत कहाँ ठहरता है, ये क्वेश्चन है। तो चलते हैं, सबसे पहले अपने आर्टिकल पर ही चलते हैं। ये आपके लिए थोड़ा सा हाईलाइट मैंने ऑलरेडी करके रखा है जिससे आपको समझ रहे। मैं आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करूँगा, हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें और वहाँ से आप ये पीडीएफ ले सकते हैं ताकि आपको पता रहे कि आपको कौन से पार्ट्स पढ़ने हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिख दिए हैं, तो आप इनको टैकल करने के लिए या ये वाला एस्पेक्ट जहाँ पर है वहाँ से आप इनको रेफ़र कर सकते हैं इस वाले आर्टिकल को। ठीक है, चलते हैं आर्टिकल पर, शुरू करते हैं। हैप्पीमोन जैकब जी ने लिखा है, ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ाते हैं, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नई दिल्ली में, वहाँ पर ये फाउंडर हैं काउंसिल फॉर स्ट्रेटजिक एंड डिफेंस रिसर्च। तो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, इनकी समझ अपने आप में हमारे लिए एनलाइटनिंग होगी। देखते हैं ये क्या कहते हैं। आर्टिकल शुरू करते हैं ये सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। इनका क्वेश्चन है कि भारत कैसी ग्लोबल पावर बनना चाहता है, व्हाट काइंड ऑफ अ ग्लोबल पावर डज इंडिया वांट टू बिकम, कि भारत के एस्पिरेशंस क्या हैं ग्लोबल पावर में, क्या भारत बनना चाहता है, क्या भारत एक ऐसी शक्ति बनना चाहता है जो पूरी दुनिया में अपनी पावर को असर्ट करे, यानी कि धक्के से ज़बरदस्ती फोर्सफुली कोई काम करवा ले, या भारत एक ऐसी पावर बनना चाहता है जो अपने ऊपर फोकस करे, अपने लोगों को गरीबी से निकाले, अपने लोगों को वो सारी सुख सुविधाएं दे जो दुनिया के बाकी देश यानी कि वेस्ट के और अमेरिका के जो कंट्रीज़ दे रहे हैं। तो कैसी ग्लोबल पावर बनना चाहता है भारत, ये सवाल उठाया गया है, ये मूल मुद्दा उठाया गया है। फिर वो कहते हैं कि दो ही तरीके हैं जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए, एक तो हाइपर नेशनलिस्टिक है, एक तो वो लोग कहते हैं जो आजकल जय जय कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत पॉलिटिकली बहुत साउंड नैरेटिव है, भारत एक बड़ा मार्केट है, भारत के पास आइडियोलॉजीज़ हैं, भारत एक अपना कल्चर है, हमारे पास वो सब है जो दुनिया को हमें दुनिया में स्थापित कर सकता है। ये जो नैरेटिव है उस नैरेटिव पर हाइपर नेशनलिस्टिक लोग कहते हैं। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि डीपली पेसिमिस्टिक लोग हैं, यानी कि ऐसे लोग हैं जो बहुत निराशावादी हैं, जो कहते हैं कि भारत में तो कुछ नहीं है, भारत का तो कुछ नहीं हो सकता, हमारे पास इतनी पावर कहाँ है, जिन लोगों के पास पावर है वो हमें ग्लोबल ऑर्डर में जगह नहीं देते, हम अपनी जगह कहाँ तलाश करें। तो आप देख रहे हैं वो कह रहे हैं कि कौन सा देश बनना है हमें और उसकी अप्रोचेज़ क्या है। तो दो प्रकार के देश बन सकते हैं, दो अप्रोचेज़ हैं। एक अप्रोच आज हम यूज़ कर रहे हैं जहां हम अपने आप को असर्ट कर रहे हैं ज़बरदस्ती, जहां हम अपनी पावर दिखा रहे हैं, मार्केट की पावर दिखा रहे हैं, अपनी जो वॉइस है उसको और ज़्यादा स्ट्रांगली दुनिया के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। तो दो नैरेटिव आप समझे, हाइपर नेशनलिस्टिक कि जाइए और घुस जाइए, और एक पेसिमिस्टिक कि नहीं हम तो बहुत अभी हमारे अंदर बहुत कमियां हैं, हम कहाँ दुनिया को लीड करेंगे। दो अप्रोचेज़ हैं, कौन सा देश बनना है ये हमें डिसाइड करना है। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि अब दोनों ही चीज़ें सही हैं, भारत में गरीबी भी है, भारत में पर कैपिटा जीडीपी भी कम है, भारत की अर्थव्यवस्था उतनी साउंड भी नहीं है, ऑल्दो हमारे पास मिलिट्री पावर बहुत है, पर क्या जहाँ मिलिट्री पावर है, जहाँ इकॉनमी का साइज़ इतना बड़ा है, वहाँ एक व्यक्ति की आवश्यकताओं को हम कहाँ तक पूरा कर पा रहे हैं। तो हमें 1.4 बिलियन जो लोग हैं, 140 करोड़, उन लोगों का ध्यान रखना है हमें। और हम ऐसा करने में अगर ग्लोबल एस्पेक्ट को अगर हम इग्नोर कर रहे हैं तो फिर ये हमारी गलती होगी, स्ट्रेटेजिक ब्लंडर होगा ये। तो ना तो हम स्ट्रेटेजिक ब्लंडर कर सकते हैं और ना ही अपने आप को ग्लोबल स्टेज पर इग्नोर कर सकते हैं। दोनों ही अप्रोचेज़ हम देखिए वो बैलेंस लेके चल रहे हैं। दो अप्रोचेज़ अब वो बताएंगे, दोनों अप्रोचेज़ को हम देखेंगे। वो कह रहे हैं कि जहाँ पावर आती है उसके अपने कुछ दुष्परिणाम भी होते हैं। फिर वो कहते हैं आगे चल करके कि जो दूसरी साइड है पावर की वो भी हमें देखनी पड़ेगी। अब हम दोनों एस्पेक्ट समझने वाले हैं। पहला अप्रोच जो है वो हाइपर नेशनलिस्टिक अप्रोच है और दूसरा पेसिमिस्टिक अप्रोच है। ठीक है, दोनों अप्रोच देखेंगे काम कैसे करती हैं और हमारे कहाँ काम आई हैं, प्लस जो हमारे क्वेश्चन का शुरू में आंसर था कि भारत को कैसी ग्लोबल पावर बनना चाहिए, असर्ट करना चाहिए या पेसिमिस्टिक होना चाहिए, उसका आंसर हमें मिल जाएगा। ये आपको थोड़ी सी क्लैरिटी देगा कि आपको आईआर जब पढ़ें तो कहाँ खुद को रखें, कहाँ अपने देश को रखें और क्या बनने की तरफ अपना इशारा रखें। तो वो कह रहे हैं कि 1991 में जब भारत के पास रिसोर्सेज खत्म हो रहे थे, जब भारत ऑलमोस्ट एक क्रंच डाउन की सिचुएशन में आ चुका था, 5.8 बिलियन के हमारे पास रिजर्व्स बचे थे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचे थे, और 27 बिलियन का हमारे पास नॉमिनल जीडीपी था। ये हालत थी हमारी पास रिजर्व्स नहीं थे, पैसे नहीं थे, जीडीपी का साइज कम था और एक क्रैकडाउन हो चुका था पूरे देश के ऊपर। किस तरफ से? न्यूक्लियर टेस्ट्स की बात हो रही थी,
भारत पाकिस्तान के युद्ध की बात हो रही थी उस वक्त, यूएसएसआर का विघटन हो चुका था, जो भारत का एक अच्छा दोस्त कहा जाता था उस वक्त, सोवियत यूनियन, उसका विघटन हो चुका था। अमेरिका के साथ रिश्ते हमारे बहुत अच्छे कुछ थे नहीं, पड़ोसी हमारे लिए बहुत खतरे की घंटियां बजा रहे थे। कश्मीर में आतंकवाद उसके चरम पर था, पंडितों का पलायन उसके थोड़े दिन बाद हुआ। तो ऐसी सिचुएशन में जब भारत की इकॉनमी थी, भारत देश था, उसके बाद भारत ने जो किया इन सारे फसादात से निकलकर, वो भारत के कैलिबर को दिखाता है। भारत ने क्या किया, 1991 की सिचुएशन हमने देखी, 2023 में क्या हो गया, भारत ने जो पॉलिसी रिफॉर्म्स किए, जो अर्थव्यवस्था में चेंजेस किए, भारत के जनमानस ने जो मेहनत करी, उस मेहनत के चलते भारत 2023 में इस सिचुएशन पर पहुंच चुका है कि हमारे पास करीब $600 बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं। इसके अलावा भारत की जो जीडीपी है वो 4 ट्रिलियन होने वाली है बहुत जल्दी। ठीक है, भारत की जीडीपी का विस्तार लगातार हो रहा है। पाकिस्तान को आजकल हम कोई पावर मानते ही नहीं, हम समझते ही नहीं कि हमारा कोई पड़ोसी है जो हमारे लिए खतरा पैदा कर सकता है। इस सिचुएशन में हम आ गए हैं चलते चलते 1991 से, जब कश्मीर में आतंकवाद था और पाकिस्तान हमारे लिए खतरा था, न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह। आज हम खतरा नहीं मानते पाकिस्तान को। तो ये क्या है, ये उन लोगों ने काम किया है, पॉलिसी लेवल पर काम हुआ है। उसके अलावा भारतीय जनमानस ने बहुत काम किया, क्योंकि हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं भारत को विकसित करने का एक सपना था। तो यही बात, ये कॉन्ट्राडिक्शन दिखा रहे हैं कि 1991 में कहाँ से चले थे, 2023 में कहाँ पर आकर के ठहर गए हैं और ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं। ठीक है, हमारी मिलिट्री जो है, वन ऑफ द लार्जेस्ट मिलिट्रीज ऑफ द वर्ल्ड है। न्यूक्लियर वेपन्स हमारे पास हज़ारों हैं। भारत के क्लोजेस्ट फ्रेंड पूरी दुनिया में बन चुके हैं। अमेरिका भारत का अच्छा एक दोस्त बन चुका है। उसके अलावा यूएसएसआर, या जिसको हम रूस कहते हैं आज, तो रूस भारत के करीब आना चाहता है। रूस के साथ हमने अच्छे ट्रेड टाइज़ रखे हैं, आइडियोलॉजिकल टाइज़ हमारे हैं, और भारत एक स्विंग स्टेट की भूमिका में लगातार काम कर रहा है। ये स्विंग स्टेट का आप कंसेप्ट समझ लीजिए पहले एक बार, बीच में थोड़ा सा 2 मिनट आपको लगेंगे, आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन तो आपने देख लिया, 91 में कहाँ थे और 23 में कहाँ है। अमेरिका भी अच्छा दोस्त है, रूस भी अच्छा दोस्त है, इकोनॉमिक पावर भी अच्छी है, आर्मी भी अच्छी बना ली हमने, पर कैपिटा जीडीपी हमारी बढ़ रही है, अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा काम जो भारत ने किया है, भारत एक स्विंग स्टेट बन गया है। और अगर आपको याद हो, हमने स्विंग स्टेट्स की अवधारणा एक दिन डिस्कस की थी। हमने कहा था स्विंग स्टेट्स वो होते हैं जिनकी कोई एफर्मेशंस नहीं होते कि हमें अमेरिका के साथ जुड़ना है, हमें रशिया के साथ बहुत अच्छे संबंध रखने, हमारे वैचारिक संबंध हैं, इनके साथ हमारे बहुत पुराने कल्चरल रिश्ते हैं, वो नहीं देखना। आपके इंटरेस्ट्स कहाँ लाई करते हैं। आपको अगर कच्चा तेल चाहिए, भले ही युद्ध हो रहा हो, अगर कोई देश आपको कच्चा तेल बहुत कम दामों पर दे रहा है और मार्केट में वही तेल आपको बहुत महंगे दामों पर मिल रहा है, तो आप कच्चा तेल लीजिए। बी ए स्विंग स्टेट। आप ये मत डरिए कि आपको कोई तीसरा देश आकर के धमका देगा कि आपके ऊपर सैंक्शंस लग जाएंगे, या आप उसके जिस देश से आपने तेल खरीदा है उस देश के आप दोस्त माने जाएंगे और फिर आप भी उस लड़ाई के लिए जिम्मेदार होंगे। ऐसा नहीं सोचना है। जहाँ आपका फ़ायदा है वहाँ जाइए, एक सॉवरेन फॉरेन पॉलिसी अपनाइए बिना किसी के दबाव में आए। वहीं अगर आपने तेल ले लिया, तेल रिफाइन किया, आपकी जीडीपी में बढ़ोतरी हुई, आपका पेट्रोलियम एक्सपोर्ट बढ़ा, फिर जब कल को दूसरे धड़े का देश आपके पास आता है और कहता है कि हमारे से फलां टेक्नोलॉजी ले लीजिए, आपसे टाइज अच्छे करने के नाम पे, तो आप टेक्नोलॉजी लीजिए उससे। जहाँ आपके नेशन का इंटरेस्ट लाई करता है, जहाँ आपके लोगों की बेहतरी लाई करती है, वो काम करिए, उस तरफ अपनी फॉरेन पॉलिसी का रुख रखिए। ऐसा जो देश करते हैं, ये एक रीसेंट फिनोमिना है, उनको कहा जाता है स्विंग स्टेट्स। यानी कि हमारा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम अमेरिका में रहेंगे, रूस के साथ रहेंगे, यूरोपियन धड़े में रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे, नॉन अलाइंड रहेंगे। क्यों रहेंगे? इंडिया इज़ अ ग्रेट इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री पावर, न्यूक्लियर पावर। हम एक स्किल्ड लेबर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारी शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, हेल्थ केयर का स्तर बढ़ रहा है, हम एक ग्रोइंग मार्केट हैं। तो हम क्यों ना अपने लिए वो आर्थिक हित वाले डिसीजंस लें जो इन देशों ने बहुत पहले ले लिए थे। तो भारत स्विंग स्टेट बन गया है। 1991 से हम चले थे और 2023 में आ चुके हैं। एक तरफ जहां बर्बादी के रास्ते पर खड़े थे, वहां से चल करके अगले 30, 33, 35 साल में हम इस सिचुएशन पर आ गए हैं कि दुनिया के हर देश को हमारे साथ अलाइन होने की जल्दी है, हमें अपनी तरफ खींचने का उनका एक मकसद है। ठीक है, हर देश चाहता है कि भारत उससे जुड़े। और भारत क्या कहता है? भारत कहता है कि ठीक है, मीडिएशन से काम लीजिए, दोनों देशों की बातचीत करवाइए, रशिया यूक्रेन से बात कर ले, अमेरिका चाइना से बात कर ले, आपस में बैठ के अपने संबंधों को अच्छा कर ले। और जो ये मेजर पोल बन गया है ना भारत वैश्विक शक्तियों के बीच में, ये भारत की अपने आप में पावर है। यही वो पावर है जो भारत को जियोपॉलिटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया में खड़ा करती है।
ठीक है, इसी पावर के कारण भारत आज जिस सिचुएशन का फ़ायदा उठा रहा है वो भारत की पावर है, मीडिएशन की पावर। क्योंकि भारत के एज सच किसी से रिश्ते ख़राब नहीं हैं। हो सकता है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भारत के रिश्तों में लगातार होता रहा हो, लेकिन इंडिया इज़ नॉट ऑन दैट वर्ज के भारत बिल्कुल ही संबंध खराब कर लिए, ख़त्म कर लिए। नॉट टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, उनके साथ भारत के एक अलग रिश्ते हैं। बाकी देशों के साथ आप देखिए बहुत स्विंग स्टेट वाले रिश्ते हैं, ट्रेड टाइज हैं, या कहें कि फॉर्मल टाइज हैं, डिप्लोमेटिक टाइज हैं भारत के। आप, आई होप यू आर फॉलोइंग, हम क्या बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि भारत एक पावर कैसे बना, आज भारत की क्या सिचुएशन है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में भारत कहाँ ठहरता है, कौन सा पोल बना है, हम ये डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक, तो भारत की पावर बढ़ गई, मिलिट्री पावर बढ़ गई, इकोनॉमिक पावर बढ़ गई, सब हो गया। हमने एक पहलू देख लिया, हम जो शुरू से चले थे ना हाइपर नेशनलिस्टिक और पेसिमिस्टिक, तो हमने एक एस्पेक्ट तो देख लिया कि भारत कैसे पावर बन गया। अब हम समझते हैं कि भारत के इस पावरफुल बनने के पीछे जो नुकसान है वो कौन से हैं, और फिर हम समझ लेंगे कि कौन सा नज़रिया भारत के लिए अच्छा है आईआर में। क्या हाइपर नेशनलिस्टिक होना अच्छा है कि जाइए और खुद को असर्ट कीजिए, या पेसिमिस्टिक अप्रोच अच्छी है कि नहीं नहीं पहले खुद का विकास करिए फिर अंतर्राष्ट्रीय जगत देखेंगे। तो पहले हमने प्रोग्रेशन समझा सोसाइटी का, अब हम देखेंगे कि इस पावर के नुकसान क्या हैं, और फिर हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, एज सिंपल एज दैट। नुकसान क्या है इस पावर के? अब देखिए, मान लीजिए कि भारत 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बन चुका है, हमने काफ़ी सारे देशों को पीछे छोड़ दिया, भारत की इकॉनमी 4 ट्रिलियन होने वाली है। बट एक जो पॉइंट हम मिस कर रहे हैं, भारत के पास पैसा बहुत है, लेकिन जो रिचेज़ है ना उनके पास ज़्यादा पैसा है, भारत के आम आदमी के पास बहुत कम है। बिकॉज हमारी जो पर कैपिटा जीडीपी है वो 2021 में $1,947 इतनी थी। हमसे बांग्लादेश भी आगे है, उनकी $2,247 है। 250 का गैप है भारत और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, बांग्लादेश की तो मिलिट्री भी 4th लार्जेस्ट मिलिट्री है, भारत का तो मिलिट्री साइज भी इनसे बहुत बड़ा है। लेकिन फिर आप कहेंगे कि सर जीडीपी का और मिलिट्री पावर होने का क्या मतलब है? बहुत मतलब है। आप इकोनॉमिक पावर को बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं, बट ये जो पोटेंशियल थ्रेट्स होते हैं ना आपकी इंटरनल सिक्योरिटी और आउटर सिक्योरिटी के लिए, इसको आपके लिए मिलिट्री पावर होना बहुत ज़रूरी है। प्लस आपकी जो एज इट इज़, आप ये नहीं कह सकते आपकी जितनी पॉपुलेशन उतना आपका जीडीपी बढ़ जाएगा, नहीं, या जितनी आपकी मिलिट्री है उतना आप ज़्यादा सिक्योर हो जाएंगे या फॉरेन पॉलिसी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी, नहीं, कोई कोरिलेशन नहीं है। सिर्फ एक ही कोरिलेशन है कि एक चीज़ जो हमने यहाँ पर देखा ना कि बांग्लादेश की तो मिलिट्री भी कम है लेकिन पर कैपिटा जीडीपी ज़्यादा है, यानी कि एक तो वो छोटा देश है, प्लस उनके पास वो सारे क्या कहें कारण नहीं है खुद को पीछे खिंचवाने के जो भारत के पास हैं। भारत में इंटरनल सिक्योरिटी में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बांग्लादेश के पास उतने नहीं हैं। आउटर जो फोर्सेस हैं वो बांग्लादेश को उतना क्लोजली वॉच नहीं कर रही हैं, भारत को कर रही हैं। ये दोनों देशों के बीच में फ़र्क है, आपको याद रखना है। लेकिन भारत फिर भी बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटल है। जो अदर साइड ऑफ द कॉइन है ना, हमने देखा कि भारत ने बहुत अच्छा ग्रो कर लिया, लेकिन उसका अदर साइड ऑफ द जो पिक्चर है वो क्या है? वो ये कहते हैं कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं। आजकल आप देख रहे हो कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सीतारमन जी, उन्होंने इस बार कहा कि हम केपेक्स डेवलप करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर हम बढ़ाएंगे, हम जो मूलभूत संरचनाएं हैं उनको मजबूत करने का काम करेंगे। तो वो जो केपेक्स बढ़ रहा है वो किस चीज़ को पूरा कर रहा है? हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं उनको केटर कर रहा है। दूसरी चीज़ आती है गवर्नेंस के इश्यूज़। आज हम कहते हैं कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में तो हम ऊपर जा रहे हैं, मतलब एक की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा जो आंकड़ा कई बार 135-36 के आसपास गया था उसको हम नीचे लेकर के आ रहे हैं। लेकिन आप आज सोचिए कि बिज़नेस शुरू करने में आज के दिन कितनी दिक्कतें आती हैं। नो डाउट हम उसको सुधार रहे हैं और हम सुधार लेंगे, लेकिन इश्यूज़ तो है ना, अदर साइड ऑफ द कॉइन तो है ना। हम कह रहे हैं कि जीडीपी बहुत हो गई, लेकिन एक जो गांव से आने वाले बच्चे के लिए कितना मुश्किल है बिज़नेस स्टार्ट करना, उस इकोसिस्टम में घुसना, एंट्री लेवल को तोड़ना। फिर उसके बाद कहते हैं कि आप देखिए आपके शहरों की हालत कैसे, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज़ बताते हैं कि थोड़ी सी बारिश होती है आपकी पूरी दिल्ली चौक हो जाती है, आपकी राजधानी चौक हो जाती है, आपके आसपास के एरियाज़ में बाढ़ से लोग ग्रस्त हो जाते हैं, डोमेस्टिक चैलेंजेस हैं, आपके यहाँ हर रोज़ आंदोलन होते हैं, आपके यहाँ स्टेट और सेंटर के बीच में लगातार विवाद चलते रहते हैं। आप एक आइडियोलॉजिकल बेस बना करके नहीं चल सकते अपने देश का कि आपको चाहिए क्या अल्टीमेटली, है ना। भारत में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़ भी हैं, फॉरेन पॉलिसी इश्यूज़ भी हैं, उसके अलावा जो ग्लोबल इश्यूज़ हैं वो ज़्यादा हैं। सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। इसके बाद वो कहते हैं कि पॉवर्टी लाइन से नीचे बहुत ज़्यादा लोग हैं। लेट्स अज्यूम कि वी आर 1.4 बिलियन पीपल, सो 50% ऑफ दिस पीपल आर बिलो पॉवर्टी लाइन।
अब इतने लोगों को एक बार पॉवर्टी लाइन से ऊपर लाना आसान नहीं है। जस्ट बिकॉज आप फॉरेन पॉलिसी में बहुत अच्छा है, जस्ट बिकॉज आप यूक्रेन के साथ अच्छे संबंध स्थापित कर लें, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप रशिया से ऑयल इंपोर्ट करके उसको साफ करके यूरोपियन यूनियन को बेच देते हैं, एंड यू आर सेइंग कि हमने बहुत अच्छा काम कर लिया। सिर्फ इतना करने से आप उन लोगों को बाहर नहीं निकाल रहे हैं, वो सिर्फ आपकी जीडीपी में काउंट हो रहा है, आपके देश के एसेट बन रहे हैं। लेकिन इस आदमी के लिए क्या कर रहे हैं जो किसी गांव में बैठा है, जिसको टेक्नोलॉजिकली बहुत वो एडवांस नहीं है, उसके यहाँ बिजली नहीं पहुंची है, सड़क नहीं पहुंची है, हेल्थ केयर उसका अच्छा नहीं है, उसको आप कैसे बाहर लेकर के जा रहे हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी के जरिए? बेसिक क्वेश्चन यही है। तो फॉरेन पॉलिसी काम कैसे आएगी हमें? वो तो पेसिमिस्टिक अप्रोच यही कह रही है कि पहले हम इन चीज़ों पर काम कर लें, उसके बाद फॉरेन पॉलिसी पर जाएं और वहाँ पर काम करें, अपनी वीक इकोनॉमी को ठीक करें, जो हमारे एक्सटर्नल एंगेजमेंट्स हैं उनको मिनिमम रखें। यही अदर साइड ऑफ द कॉइन है। इसी को जब सुधारेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारी सरकार जो वो कितनी ज़्यादा सीरियस है इस चीज़ को लेकर के। एक आंकड़ा दिया गया है, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स 2022-23 ने ये कहा कि हमारे पास जब पैसा ही नहीं है अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, तो हम कैसे अपने देश को आगे लेकर के जा सकते हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए, हमारी एक्सटर्नल एंगेजमेंट्स बढ़ी, हमने बहुत अच्छा काम किया अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए जो हमें अंतर्राष्ट्रीय जगत में और ज़्यादा रसूख दिलाएगा, हमारे पास पैसा ही नहीं है। हमने 0.44% ऑफ आर जीडीपी खर्च किया है पिछले साल अपने जो फॉरेन एंगेजमेंट्स हैं उनको पूरा करने के लिए। अब ये पैसा अपने आप में इतना कम है कि आप कुछ कर ही नहीं सकते इस इतने पैसे से, है ना। आप ना इंफ्रा डेवलप कर सकते हैं, ना आप इंटेलिजेंस के लिए पैसा लगा सकते हैं, ना आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट कर सकते हैं जैसा रशिया करता है वैगनर ग्रुप के साथ, या अमेरिका करता है अपने बहुत सारे फंडेड जो उनके ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके द्वारा। आप समझ रहे हैं, मीडिया मैनिपुलेशन होती है, कई चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं मैनिपुलेशन की। तो जब भारत के पास पैसा ही नहीं है तो भारत अपना एजेंडा कैसे रन करेगा दूसरे देशों में, कैसे अपनी बात पहुंचाएगा बाहर तक? ये सवाल है हमारे पास। तो ये कह रहे हैं कि भारत को पहले अपनी शक्ति बढ़ानी चाहिए, ग्लोबल स्टेटस में आने के लिए पहले भारत को इन चीज़ों पर काम करना चाहिए। अब देखिए, अब हम एक बार समराइज़ कर लेते हैं क्योंकि हम अपने आखिरी हिस्से में आने वाले हैं। हमने क्या देखा, क्वेश्चन देखा सबसे पहले कि भारत को कैसी ताकत बनना है। दो तरीके थे, हाइपर नेशनलिस्टिक के आज जो चल रहा है जिस तरीके से कि जाइए घुस के मारना, या अपने आप को बहुत लार्जर देन लाइफ प्रोजेक्ट करना, या जिसको कहते हैं कि पंचिंग अबव योर वेट, कि आप अपने वेट से ज़्यादा वज़न उठा रहे हैं ना, तो वो काम नहीं करना है आपको। दूसरा तरीका है पेसिमिस्टिक, कि अपनी अप्रोच वही रखनी है कि अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने भारत के जो इश्यूज़ हैं उनको कैटर करना है। तो दो चीज़ें हुई, दो अप्रोचेस हुई। हमने देखा भारत का प्रोग्रेशन देखा कि कैसे हम इंटरनेशनली ग्रो किए हैं, फिर हमने देखा कि अदर साइड ऑफ द कॉइन क्या है, कि भाई एक तरफ आप बात करते हैं G20 होस्ट करने की, एक तरफ बात करते हैं कि बड़े बड़े देशों के साथ टाई अप करने की, वहीं आप आते हैं इधर आकर के आपने देखा कि आपकी दिल्ली चौक हो रखी है, लोगों के पास खाने को पैसा नहीं है, आपके पास रोज़गार नहीं है, हेल्थ केयर नहीं है, आप कर क्या रहे हैं? ये स्टोरी है पूरी। तो कौन सी अप्रोच होनी चाहिए, वही क्वेश्चन पर आते हैं ना, ये वाले क्वेश्चन पर। ये जो हमारा बहुत शुरुआत में क्वेश्चन था, हमने जो डिस्कस किया था कि स्वरूप तो देख लिए, कौन सा स्वरूप है ये तो हमने डिस्कस कर लिया, भूमिका देख ली, इतिहास देख लिया, वर्तमान परिदृश्य देख लिया, आंकड़े देख लिए, वैचारिक आधार देख लिया, दुष्परिणाम और कहानी का दूसरा पक्ष भी देख लिया। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि सही अप्रोच क्या है, कौन सी अप्रोच हमारी होनी चाहिए। कि भाई या तो आज जो हम कर रहे हैं हाइपर नेशनलिस्टिक, के गए कुछ उल्टा सीधा यूरोप को बोल दिया हमने, इधर आए इंडिया में तो चाइना ने कुछ कहा, चाइना को आंखें दिखा दी, रशिया के साथ सिर्फ अपने वही स्विंग स्टेट्स वाले टाइज रखे, वहीं जा कर के फिर यूएसए के साथ आप डिनर कर रहे हैं। कौन सी अप्रोच रखनी है, सही अप्रोच क्या है, कहाँ ठहरना चाहिए भारत को? तो आर्टिकल के एंड में ये कह रहे हैं कि देखो, हम ना बहुत फुलिश होंगे अगर आज हमने उस ढर्रे को अपना लिया जो हम आज से लेट्स से कि 40-50 साल पहले लेकर के चलते थे, कि नहीं हमें अंतर्राष्ट्रीय जगत से कुछ लेना देना नहीं है, हम अपना आराम से वही पेसिमिस्टिक अप्रोच के विकास करेंगे और फिर देखेंगे कि कहाँ ठहरते हैं। तो इस आर्टिकल में कहा गया है कि हम बहुत मूर्ख साबित होंगे अगर हम ऐसा करते हैं कि पहले भारत पर ध्यान दे ले फिर बाहर जाएंगे। नहीं, वो कह रहे हैं कि भारत की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होती हैं, जो भारत की पॉलिटिक्स होती है, कल्चर होता है, हेल्थ केयर होता है, या जो भारत की बेसिक नीड्स हैं, वो केटर होती हैं भारत की फॉरेन पॉलिसी से, ड्राइव होती हैं डायरेक्टली, और जो बाहर के दबाव हैं भारत के ऊपर वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। तो ये अप्रोच तो भूल जाइए कि हम पहले बैठ के भारत का विकास कर लें उसके बाद हम अंतर्राष्ट्रीय जगत में जाएंगे, ना। आपको अपना अंतर्राष्ट्रीय जगत में आपकी जगह मजबूत करनी पड़ेगी और साथ साथ ध्यान देना पड़ेगा कि आप भारत को लगातार अपलिफ्ट कर रहे हैं।
क्योंकि भारत के लोगों को सिक्योर करना, अब लेट्स अज्यूम कि कोई भी देश एक्स है, वो आपको ये नहीं चाहता कि भारत ग्रो करे, तो वो क्या करेगा, एजेंडा चला करके कुछ लोग संस्थानों को पैसा दे करके आपके यहाँ इंटरनली कुछ ऐसा टर्मोइल क्रिएट करवा देगा कि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो टूट जाए और आपका जो सामाजिक ताना बाना है वो टूट जाए, आप काम ना कर पाए, आप डेवलप ना कर पाए। तो इन लोगों को शांति से रखने के लिए, ये मेक श्योर करने के लिए कि स्टेट में शांति है, क्योंकि जो ग्रोथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है शांति के। अगर शांति नहीं है तो ग्रोथ नहीं है, ये वादा बहुत क्लियर समझ ले। तो जो फॉरेन पॉलिसी है वो मेक श्योर करती है कि कोई ऐसे एजेंट्स भारत के अगेंस्ट काम नहीं कर रहे हैं जो भारत की शांति को भंग करे। अगर शांति है तो ग्रोथ देश अपने आप करेगा। तो फॉरेन पॉलिसी का ये वाला एस्पेक्ट हमें रखना है कि भारत का जो स्टेटस है वो पूरी दुनिया में बना रहे, और उस स्टेटस के थ्रू भारत मेक श्योर करे कि हम इकोनॉमिकली ग्रो कर रहे हैं। तो एक तरफ से तो हम यहाँ पर स्टेबल हैं और यहाँ से हम धीरे धीरे ग्रो करके आ रहे हैं, और जब भारत का स्टेटस इतना हो जाए कि अब हमें लग रहा है कि हम शायद अपने वेट से ज़्यादा पंच कर रहे हैं, तो फिर हमें लगे कि नहीं, हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ करके आए हैं, फॉरेन पॉलिसी हमारी एकदम करेक्ट है, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर लिया है, हमारा जो इन्फ्लुएंस है डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली वो इतना है कि हम दुनिया को प्रभावित कर सकें, फिर हम एंगेज हो सकते हैं पूरी दुनिया के साथ डायलॉग्स में, फिर दुनिया को हम राह दिखा सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड जाती हैं। और आज की जो फॉरेन पॉलिसी है, कमोबेश अगर आप आंसर राइटिंग के पर्सपेक्टिव से देखें, अगर आपको कहीं लिखना हो तो आप यही लिखेंगे कि आज की जो फॉरेन पॉलिसी, आपको स्टेट से ज़्यादा डिविएट होना नहीं है, वैसे भी आज की जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो सही काम कर रही है। हम पंचिंग अबाउ द वेट नहीं कर रहे हैं, बट वी आर मेकिंग श्योर कि हम दुनिया में एक पोल हैं। और अगर अंतर्राष्ट्रीय जगत में, जियोपॉलिटिक्स में हमारे लिए टर्म्स ईजाद की जा रही हैं लाइक स्विंग स्टेट, तो वो हमारे बेनिफिट में है, वो हमें करना पड़ेगा। चाहे भले ही हमें लगे कि वी आर पंचिंग अबाउ द वेट, लेकिन सही है, हमें करना पड़ेगा, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी में भारत की कोई जगह या अंतर्राष्ट्रीय जगत में कोई जगह मेक श्योर करती है कि भारत इकोनॉमिकली साउंड है, और लगातार विदाउट एनी हिंड्रेंसेस जो आते हैं, समाज में आंदोलन वगैरह हो गए या समाज में कोई ऐसा एलिमेंट आ गया जो समाज के ताने बाने को तोड़ रहा है, तो फॉरेन पॉलिसी मेक श्योर करती है कि ऐसे एलिमेंट्स बाहर रहें, तभी हम इकोनॉमिकली ग्रो कर पाएंगे। ठीक है, ये हमारी सही अप्रोच होनी चाहिए। और जो हमने शुरू में क्वेश्चन देखा था कि क्या सही अप्रोच होनी चाहिए अंतर्राष्ट्रीय जगत, या जो अंतर्राष्ट्रीय जगत है, फॉरेन पॉलिसी है, वो कैसे राष्ट्रीय हितों को पूरा करती है। तो आई होप ये वाले संपादकीय समीक्षा के अंक में आपको भारत की फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। आज के संपादकीय समीक्षा में इतना ही। आपसे एक नए अंक के साथ कल फिर मुलाकात होगी। अगर आप इस प्रोग्राम का PDF चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, आपको एक टेलीग्राम पर रिडायरेक्ट किया जाएगा, वहाँ से आप चैनल को ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।